आयरा के अविन को प्रपोज करने पर अविन ने उसे मना कर दिया था, पर उसके बाद आयरा का उदास चेहरा देख वो नर्वस हो गया। उसने उसे रिया के बारे में बताया तो आयरा उसे समझाते हुए बोली, अविन, रिया को तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, और फिर तुम मेरी बातों को लेकर इतना परेशान मत हो। तुम मेरे लिए स्पेशल हो, पर उससे पहले मेरे लिए अच्छे दोस्त हो। शायद इसीलिए तुमसे खुलकर ये सब कह पा रही हूँ। तुम्हारी ना सुन मुझे एक पल को दुख जरूर हुआ, लेकिन अब मन हल्का हो गया है। इसके बाद दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। डिनर कर लेने के बाद अविन आयरा के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। आयरा की कार के पास खड़े हो वो उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक उसे फील हुआ कि जैसे किसी ने उसकी पीठ में कुछ चुभा दिया हो। उसने अपना हाथ पीठ पर फेरा तो उसे लगा जैसे उसका शर्ट पीछे से फट गया है। ये देख आयरा ने उससे पूछा, क्या हुआ अविन? अविन अटकते हुए बोला, कुछ नहीं। फिर उसने पीछे मुड़ देखा तो वहां दूर दूर तक अंधेरा था। हल्की हल्की बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट की रोशनी बहुत उजाला दे रही थी। तभी जो हाथ उसने पीछे लगा रखा था उस हाथ में थोड़ा सा ब्लड लग गया। खून का एहसास होते ही वो मन ही मन बोला, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। आयरा ने फिर उसे पूछा, अविन आर यू ओके? अविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसने आयरा की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचा और जल्दी से नीचे झुक गया। आयरा को उसकी ये हरकत समझ नहीं आई, पर उसकी इतना करीब आकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी। तभी अविन ने कहा, आई एम सॉरी, वो कोई हम पर अटैक कर रहा है। आयरा ये सुन शॉक्ड हो गई। उसने घबराहट और हैरानी में कहा, व्हाट? ये क्या कह रहे हो? ठीक उसी वक्त अविन के कंधे को छूता हुआ एक छोटा सा तीर वहां से निकल गया। आयरा ये देख और घबरा गई। उसने कहा, ये जगह सेफ नहीं है, जल्दी से चलो यहाँ से। तभी वहां किसी के कदमों की आवाज आई। अविन ने पीछे मुड़ देखा तो उसे दूर झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और आयरा से कहा, जल्दी से अंदर बैठो। आयरा भी जल्दी से अंदर बैठ गई। अविन ने भी बड़ी फुर्ती से कार रिवर्स लेकर यू टर्न लिया और कार आगे बढ़ा दी। आयरा ने घबराई हुई आवाज में कहा, कहीं ये कविश के गुंडे तो नहीं है? अविन ने कहा, नहीं, कविश में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि जेल में बैठे हुए वो अपने गुंडों से ये काम करवाए। ये तो मेरा कोई और ही दुश्मन है। उसी वक्त अविन की कार को ओवरटेक कर दो कार आगे आकर रुक गई। अविन ने फुर्ती से ब्रेक मारा, लेकिन उसकी कार सामने वाली कार से टकरा गई थी। अविन और आयरा इस एक्सीडेंट से खुद को संभाल पाते इससे पहले ही 8-10 गुंडों ने उन दोनों को खींचकर कार से बाहर निकाला। आयरा घबरा के अविन के पीछे खड़ी हो गई। आयरा को देख अविन के सामने खड़े आदमी ने अपना निचला होंठ दबाया और ऊंची आवाज में बोला, ए लड़की, इधर आ। बारिश में भीगती हुई जवानी के तो हम भी दीवाने हैं। वो आदमी नीलेश खंडेलवाल था। आयरा ने अविन का हाथ कस के पकड़ लिया। अविन उस आदमी की तरफ देख ऊंची आवाज में बोला, नीलेश, इधर बुरी नजर डाली तो आंखें निकाल हाथ में दे दूंगा। तभी उसके कंधे पर एक छोटा सा तीर आकर चुभ गया। इस बार उस पर अटैक बहुत ही करीब से हुआ था। वो तीर आधे से ज्यादा अविन के कंधे में घुस गया था। अविन दर्द से तिलमिला उठा, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत कर एक झटके में वो तीर बाहर खींच लिया, पर उसके कंधे से खून निकलता देख आयरा घबरा गई। नीलेश ने कहा, ये फुलझड़ी अभी भी सामने नहीं आई तो अगला तीर तेरे सीने को चीर के रख देगा। अविन उसे जवाब देने जा ही रहा था कि तभी आयरा उसका हाथ छोड़ सामने आ खड़ी हो गई। नीलेश ने तरसती हुई नजरें उस पर डाली। आयरा ने उसे घूरा और गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। नीलेश ने अविन से कहा, तूने हिडन वेपन एक्सपर्ट का नाम आज तक नहीं सुना होगा। तेरे सीने में ये जो तीर लगा है ना, वो कोई साधारण तीर नहीं है। इसके जहर का असर 24 घंटों के बाद होना शुरू हो जाएगा। तेरी बॉडी में इंजेक्ट हुआ जहर अब दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। मरने के लिए तैयार हो जा देसाई, लेकिन पहले ये लड़की मेरे हवाले कर दे। तू अब इसका क्या ही कर पाएगा? ये सुन आयरा गुस्से से तिलमिला उठी। उसने चुपके से अपने पर्स में हाथ डाला। वो पर्स में रखे मोबाइल पर अंदाज से अपनी उंगलियां घुमाने लगी, लेकिन तभी
नीलेश ने ऊंची आवाज में कहा, ए लड़की, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो यहाँ खड़ा एक एक आदमी तेरी वो हालत करेगा कि देसाई से पहले तेरा टिकट कट जाएगा। अविन ने आयरा से धीमी आवाज में कहा, एके, डोंट वरी, आप मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, इन लोगों से मैं निपट लूंगा। उसी वक्त हवा में एक तीर उछला, लेकिन अविन ने बड़ी फुर्ती से उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। तभी एक लंबा गोरा सा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नीलेश जोर से हंसा और बोला कि साकेत महादेवन है, हिडन वेपन एक्सपर्ट, तेरे लिए खास ब्लॉसम स्पेस से बुलवाया है, अब मरने को तैयार हो जा देसाई। फिर साकेत ने ऊंची आवाज में कहा, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी देसाई, तेरी इस हिम्मत पर तो मैं फिदा हो गया। अब मैं तुझे एक नहीं पूरे 6 मौके दूंगा अपनी जिंदगी बचाने के। अविन अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, नीलेश के चमचे, तू मुझे 6 मौके नहीं बल्कि खुद को प्रूव करने के 6 मौके तो खुद ले रहा है। ये सुन साकेत गुस्से से चीखा, चमचा होगा तेरा बाप, चल तैयार हो जा मरने को। अविन उसे घूर रहा था। वो अपने दोनों हाथ फोल्ड कर बड़े आराम से खड़ा था। तभी अविन को हवा में अपनी तरफ एक तीर आता हुआ दिखाई दिया। अविन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसके तुरंत बाद ही दूसरा तीर हवा में उछला। उसके पीछे खड़ी आयरा ये देख घबरा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का तो अपने हाथ फोल्ड कर खड़ा है, तो अविन पर अटैक कौन कर रहा है। अविन अचानक दर्द के मारे चीखा, आ! और नीचे की तरफ झुका। ये देख नीलेश एक्साइटेड हो चिल्लाया, आखिर कब तक बचेगा? आंख बंद होने से पहले आखिरी बार अपनी महबूबा को देख ले देसाई। अविन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी फुर्ती से उसने अपने पैर में लगा तीर बाहर खींचा और जोर से चीखा। उसकी दर्द भरी चीख सुन नीलेश जोर से हंस दिया। वो बोला, ब्लॉसम स्पेस के एक्सपर्ट्स की यही तो स्पेशलिटी है। साकेत के हिडन वेपन से आज तक कोई नहीं बच सका, तो तू किस खेत की मूली था देसाई। अब तू अपने मरने के दिन गिन और ये लड़की मेरे हवाले कर दे। वो अविन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने आयरा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अविन ने बड़ी फुर्ती से अपना पैर ऊंचा किया और नीलेश के पेट के नीचे जोरदार अटैक किया। नीलेश लंगड़ाते हुए पीछे हटा और नीचे गिर पड़ा। तभी साकेत वहां आ गया। अविन उसे पकड़ने ही जा रहा था कि साकेत ने जमीन पर गिरी हुई कोई चीज अपने हाथ में ले ली और ऊंची आवाज में बोला, स्टॉप इट। अविन ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में उसका वही लॉकेट था जो दोपहर को स्कूल के वॉशरूम में उसके वॉलेट से निकला था। उसने अपने गले को छुआ तो वो लॉकेट वहाँ नहीं था। वो मन ही मन बोला, अब तक शायद लॉकेट की वजह से बच रहा था, लेकिन अब तो ये लॉकेट इसके हाथ लग गई। अब लगता है ये मुझ पर भारी पड़ेगा। वो जोर से चिल्लाया, ये लॉकेट मेरा है, मुझे दे। साकेत ने उसे घूरा और अपने गले में पहना हुआ लॉकेट हाथ में लिया और उसे अविन के लॉकेट के साथ मैच कर बोला, ग्रीन लॉकेट, एग्जैक्ट सेम, फर्क केवल एक है, इस पर पीस लिखा है और इस पर ब्लेसिंग। अविन उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी साकेत ने दोनों लॉकेट एक दूसरे के ऊपर रख दिए, जिससे दोनों आपस में जुड़ गए और उसमें से हल्की गोल्डन रोशनी निकलने लगी। ये सब देख अविन चौंक गया। ये क्या है? साकेत की आंखों में उस गोल्डन रोशनी को देख चमक आ गई। उसने कहा, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो गोल्डन रोशनी पैदा होती है। इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन हमारे ब्लॉसम स्पेस से है। यू आर माई फ्रेंड। ये सुन अविन ने मन ही मन सोचा, ये कैसी बातें कर रहा है। उसी वक्त साकेत ने उसे गले लगा लिया और इमोशनल हो कहा, पीस वाला लॉकेट और ब्लेसिंग वाला लॉकेट का असली राज तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये इनक्रेडिबल जरूर है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं अभिमन्यु देसाई के बेटे को मारने की भूल नहीं कर सकता। तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन इंजेक्ट हुआ है उसका असर इस लॉकेट को पहनने से नहीं होगा। तुम सेफ हो। अविन हैरान हो बोला, तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? साकेत ने इमोशनल हो कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन वो ही एक ऐसा पावरफुल इंसान था जिसने ब्लॉसम स्पेस जैसी खतरनाक जगह से टक्कर लेकर अकेले जीत हासिल की थी। अभिमन्यु देसाई का स्टैच्यू ब्लॉसम स्पेस की पहचान है, लेकिन वो खुद अब कहाँ है ये किसी को पता नहीं।
तभी उसके पीछे खड़ा नीलेश जोर से चिल्लाया, What the hell is this? साकेत, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। साकेत ने पीछे मुड़ नीलेश को घूरा और फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने उससे ऊंची आवाज में कहा, मेरे अपनों को जो भी कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने तुझे भागने का एक मौका दिया था लेकिन तू गया नहीं, तो अब तू। लेकिन तभी अविन ने कहा, डोंट किल हिम, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए हैं। बेवजह मैं पुलिस के चक्कर में फंस जाऊंगा, इसे जाने दो। मेरा इसके साथ हिसाब किताब तो कब का बराबर हो चुका है। नीलेश लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन तभी साकेत ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और धमकाया, भाई की तरफ आइंदा आंख उठा के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई भले ही तुझे मारने से इनकार कर रहा है, लेकिन मैं तेरा नाम ब्लॉसम स्पेस की टास्क लिस्ट में टॉप पर लिखवा दूंगा। ब्लॉसम स्पेस से कोई और तुझे मारने का टास्क पूरा कर देगा और भाई पर किसी को शक तक नहीं होगा। नीलेश घबराई हुई आवाज में बोला, ऐसा मत करना प्लीज, मैं आज ही दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा, और वहां से भाग गया। साकेत ने अविन से कहा, नीलेश बड़ा ही खतरनाक आदमी है। वैसे तो वो अब तुम पर अटैक करवाने की हिम्मत नहीं करेगा, पर अगर उसने फिर से ऐसी जरूरत की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। थैंक्स, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अविन के मुंह से ये सुन साकेत ने धीमी आवाज में आगे कहा, वेल, लाइफ में पहली बार अपना मिशन पूरा किए बिना वापस जाऊंगा। ब्लॉसम स्पेस में मेरे इस अनसक्सेसफुल मिशन के बारे में सबको पता चल ही जाएगा और मैं अपनी हार एक्सेप्ट भी कर लूंगा। ये बोल उसने पॉज लिया और जेब से वो लॉकेट निकाला और उसे अविन को वापस देते हुए कहा, अब ये लॉकेट की पावर एक्टिव हो चुकी है। जब तक ये आपके साथ रहेगा, आपको ऑलमाइटी गॉड से पीस और ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेगी। अविन ने नोटिस किया कि ये बोलते हुए साकेत की आंखें गीली हो रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और हाथ ऊंचा कर ऊंची आवाज में बोला, गुड बाय भाई। इतना बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आयरा ने गहरी सांस ली और अविन से कहा, ये सब क्या था अविन? अविन ने मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं था। अभी जो कुछ हुआ आप उसे इग्नोर कीजिए, वरना चैन से सो नहीं पाएंगी। जाने से पहले साकेत नीलेश से छीनी ज्वेलरी जबरदस्ती आयरा को दे गया था। उसे लगा था आयरा अविन की गर्लफ्रेंड है, पर उसके जाने के बाद आयरा ने अविन से कहा, वो इडियट साकेत ज्वेलरी के साथ मुझे ये लॉकेट भी दे गया, ये सब तुम ही रखो। उसने जिस इंटेंशन से ये दिया है वो गलत था। अविन ने उस लॉकेट को देखा, वो एग्जैक्ट उसके लॉकेट की तरह ही था। उसने आयरा से कहा, नो वरीज, ये आपका गिफ्ट है, इसे आप ही रखें। ये सुन आयरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अविन से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर उसने वो लॉकेट और ज्वेलरी अपने पर्स में रख ली। तभी अविन ने उसे इमोशनल हो कहा, आयरा। आयरा ने चौंक के अविन की तरफ देखा तो उसने कहा, आज पहली बार आपको आयरा कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपके प्रपोजल को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुन आयरा भी इमोशनल हो गई थी। उसने उसकी बाह में बाह डालकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अविन। वक्त के साथ साथ अविन और आयरा करीब आ गए थे। वॉलेट के चलते अविन की लाइफ हमेशा एडवेंचरस और अनप्रेडिक्टेबल ही बनी रही। हमारी कहानी सुपर ट्रेजर बैग को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जानने से पहले मैं आपको एक और जबरदस्त कहानी सेल्फ मेड शक्तिमान के बारे में बताना चाहूंगी, जो आप पॉकेट एफएम पर सुन सकते हैं। सेल्फ मेड शक्तिमान कहानी है कालपी सिटी की एक नकारा और कचरा समझे जाने वाले लड़के विराज की, जो हमेशा ही अपने परिवार और नगर में बेइज्जती सहने के लिए अभिशप्त था। बचपन से ही अपनी माँ के स्नेह से दूर विराज तमाम तकलीफों को सहता हुआ दर्द और अपमान से भरा जीवन जीने को मजबूर था। एक दिन उसके ही परिवार के कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। उसी समय उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। भविष्य की दुनिया से आकर अत्याधुनिक तकनीक से लैस बायो कैप्सूल उसके शरीर में समा गया था। ऐसा होते ही विराज की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। बायो कैप्सूल की मदद से
विराज धीरे धीरे बनने लगा एक शक्तिशाली योद्धा। सारा नगर विराज की शक्ति देखकर कांप उठा था। आगे चलकर विराज को अपने परिवार के साथ हुए घोर अन्याय का पता चला और वो निकल गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने। एक लंबे सफर पर जहां अलौकिक, हैरत अंगेज, आश्चर्य और रोमांच से भरपूर घटनाओं से उसका सामना होने लगा। क्या विराज दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन पाएगा? क्या विराज अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला ले पाएगा? क्या विराज कैपलर यूनिवर्स की उस दुनिया का मसीहा बन पाएगा? जानने के लिए अभी सुनिए सेल्फ मेड शक्ति